प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, इस वाले के लिए क्या आ गया 1 8 2 आ गया। अब तुम यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका एड्रेस अगर लिखो, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि बिल्कुल रिलेवेंट चीजें, बिल्कुल सटीक चीजें, और कोशिश ये भी कर रहा हूं कि सारी टाइप की चीजें कवर करूं जो तुम्हारे बोर्ड्स में। दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो जाए या फिर दोनों ही नल मैट्रिक्स हो जाए, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। Hello everybody, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. I am Misbah, your maths educator, and in this session we are going to do matrices as per ICSE Grade 10 syllabus. So ICSE Grade 10 syllabus में जो matrices में जो चीजें हैं वो हम देखने वाले हैं और उनके ऊपर questions करेंगे। चलो, तो सबसे पहली चीज बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक चीजें ही हैं, वो हमें देखनी है। बाकी मैट्रिसेस में 11th क्लास में और भी चीजें होती हैं, 11th एंड 12th में। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले देखो मैट्रिक्स क्या होता है। इट्स एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं वो तुम बाद में पढ़ोगे, उन चीजों में हमें नहीं जाना, हमें फिलहाल ये देखना है कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर, यानी कि जैसे मान लो नंबर्स या कोई भी और वेरिएबल्स ले लो, कि जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब मैं इस तरीके से इसको देख रहा हूं, तो ये क्या हो गया, एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट हो गई। तो इस तरह की चीजें बहुत जगह पर काम आती हैं। हो सकता है तुम डायरेक्टली इसे यूज ना कर रहे हो, उसका जो सबसे नॉर्मल एग्जांपल होता है वो स्प्रेडशीट्स तुम यूज करते होगे, एक्सेल शीट्स, गूगल शीट्स एंड ऑल दैट। शायद अभी ना भी करते होगे, लेकिन बहुत जल्द तुम लोग भी करने वाले हो, यानी ऑफिसेज एंड ऑल दैट में वो चीजें यूज होती हैं। फिर और मैट्रिक्स अरेंजमेंट का और भी जगह पर यूज है, इक्वेशंस सॉल्व करने में एक चीज आती है क्रैमर्स रूल एंड सो ऑन। वो बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे मैट्रिक्स का काफी यूज होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फंक्शंस, तो उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ठीक है। अब यहां पर अच्छा एक चीज और देखो, मैट्रिक्स सिंगुलर है, हालांकि ये कोई मैथ नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, सिंगुलर है वर्ड, और इसका प्लूरल मैट्राइसेस होता है। मैट्रिसेस, मैट्राइसेस जो भी प्रोनाउंस करो वो है ना। तो मैट्रिसेस इसका प्लूरल होता है, यानी कि मैट्रिक्सेस कुछ नहीं होता है। अगर तुम सोचो कि मैट्रिक्सेस, तो मैट्रिक्सेस जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि जैसे ये क्या है, तुम्हारी एंट्रीज हैं, यानी कि यहां पे जो नंबर्स मैंने यूज किए 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गए, सारे एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स के एंट्रीज हो गए। अच्छा, अब किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से नेम करते हैं ना, एक कन्वेंशन है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें। यानी जैसे ये मैट्रिक्स है तो मान लो इसका नाम है मैट्रिक्स पी, ठीक है भाई। उसके बाद एक चीज और आती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, देखो यहां पर क्या है कि जैसे यहां पर 2 रोज हैं, आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो यहां पर रोज कितने हैं, 2 हो गए, ठीक है। और कॉलम्स कितने हो गए, कॉलम्स यहां पर देखो 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 रोज हैं तुम्हारे पास और 3 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 into 3 लिखा जाता है, और इसको पढ़ा जाता है कैसे, 2/3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3। तो अब देखो 2/3 और 3/2 सेम तो है नहीं, कि जैसे देखो अगर 3/2 मैट्रिक्स कोई लो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये हो गया 3 रोज हो गए, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये 3/2 मैट्रिक्स है। ये देखो ऐसे लिखा जाता है, जैसे यहां पर क्या लिखोगे 2/3, तो ये मैट्रिक्स हो गया तुम्हारे पास। फिर से मैं बता दे रहा हूं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरे जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरे, है ना। और यहां पर ऑर्डर होता है रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स, उसको बोला जाता है 2/3, यहां पर बोलेंगे 3/2। तो ये आपका मैट्रिक्स अरेंजमेंट हो गया और ये रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। तो वही चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी कर दिया कि ऑर्डर, एलिमेंट्स। अच्छा, अब जैसे एंट्रीज को कभी कभी एलिमेंट्स अगर बोल दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स बोल दो, एंट्रीज बोल दो, तो वही बात है ना। कभी अगर ये वर्ड्स भी तुम्हें दिख जाएं तो ये नहीं होना चाहिए अरे ये क्या हो गया सर, ठीक है। तो एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं गाइस।
अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स, कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके 6 एलिमेंट्स हैं, तो उसके कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। अब वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ना, यानी रोज एंड कॉलम्स हैं वहां पर, तो 6 का फैक्टराइजेशन तुम कितने तरीके से कर सकते हो वही हो जाएगा। जैसे तुम देखो इसको 2/3 भी लिख सकते हो, 3/2 भी लिख सकते हो, या तुम 1/6 भी लिख सकते हो और 6/1 भी लिख सकते हो। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स होंगे तो उसके इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। सही है, इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। कोई इसमें बेसिक चीज है, कोई ज्यादा ट्विस्ट है नहीं। यानी उसमें 2 रोज यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम्स, यानी कि इस तरीके का हो सकता है। अब उसके एलिमेंट्स कुछ भी हों, 3 रोज 2 कॉलम्स। देखो एक सेकेंड, तो 3 रोज 2 कॉलम्स अगर दिखाना चाहो तो ऐसा होगा, है ना, 3 रोज 2 कॉलम्स। अब एलिमेंट्स उसमें कितने भी आ सकते हैं। उसके बाद 1 रो 6 कॉलम्स, यानी ऐसे करके, सही है, या फिर 6 रोज 1 कॉलम ऐसे करके। अब बाकी ये एलिमेंट्स इन डॉट्स के जगह पर कितने भी तुम डाल सकते हो, तो इस तरीके से यहां पर हो सकता है। चलो उसके बाद देखो एक चीज आपको समझना होता है, पोजीशन। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे लिए, यहीं पर मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स लेता हूं। देखो जैसे एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, उसके एलिमेंट्स हैं 1 5 6 8 4 3, कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, 2/3 मैट्रिक्स है, यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है यहां पर। अब तुमसे बोला जाए एड्रेस क्या है, यानी किसी एलिमेंट का नाम क्या है। जैसे ये 1 तो है, तो ये कहां पर है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सही है। तो हम कह सकते हैं कि A11, तो पहले हम रो यूज करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब तुम A कह दो या B11 कह दो या C11 कह दो, वो मैटर नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहां पर AIJ ऐसे नाम दे रहे हैं, तो यानी कि ये नंबर ऑफ रो बताएगा, ये नंबर ऑफ कॉलम बताएगा, तो ये एड्रेस है। तो अगर इसका नाम दिया जाए तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, यानी कि A12 है। A12 यहां पर क्या है, 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। वैसे ही ये यहां पर क्या, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो तुम इसको बोल सकते हो A13, ये इसका एड्रेस हो गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर A क्यों यूज किया, तो A यूज करो, B यूज करो, C यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यहां पर ये आपको समझना है कि पहले रो आएगा तब कॉलम आएगा, यानी कि A12 और A21 सेम नहीं है। A21 का मतलब हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो आ गई और फर्स्ट कॉलम आ गई, यानी A21 यहां पर 8 है। उसी तरीके से अगर A22 देखा जाए, यानी कि यहां पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये तुम्हारे पास आ गया 4। उसी तरीके से अगर तुम यहां पर A23 देखोगे, यानी कि क्या हो गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो वो आ गया तुम्हारे पास 3। तो ये क्या हो गया, एड्रेस। हर एलिमेंट का एक नाम है एड्रेस के हिसाब से, मतलब एड्रेस उसकी हो गई, ठीक है, या नाम बोलो जो तुम बोलो, मतलब इस तरीके से आप उसको डिनोट करते हो, उस तरीके से आप उन्हें डिनोट करते हो। आई होप दैट इज क्लियर। तो उसी के ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है कि कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, मैं नाम अपने मन से एक बेसिक सा नाम यूज कर लेता हूं, जैसे 2i-3j। तो aij जो है वो तुम्हारे पास क्या है, 2i-3j, यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। तो क्या है, यहां पर 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी कि मैट्रिक्स कैसा होगा, 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो गया, है ना, 1 2 3 रो और 2 कॉलम। अब यहां पर हर एक एलिमेंट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला देखो ये क्या है, ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि A11। अब A11 कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से, यानी I के जगह पे अगर 1 पुट कर दो और J के जगह पे भी 1 पुट करो, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, 2 - 3 - 1 आ गया। तो यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है मैं यहां पर लिखता चला जाऊंगा क्योंकि फिर बाद में, तो ये तुम्हारा आ गया -1, ठीक है, ये आ गया -1, सही है। उसके बाद अगर तुम इसको फाइंड करो, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, यानी कि A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
तो यहां पर i के जगह 1, j के जगह 2 पुट करो, यानी 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया 2 माइनस 6 माइनस 4, यानी ये आपका हो गया -4। सही है। उसी तरीके से अगर हम इसको निकालना चाहें तो ये क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, A21 है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, तो यहां पर 2 और यहां पर 1, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 3 क्या है 1, तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी हो गया 1 आपका। सही है। उसके बाद यहां पर ये वाला क्या है, देखो ये तुम्हारा है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यानी ये A22 है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर तुम i के जगह पे 2 पुट कर सकते हो और j के जगह पर भी 2 पुट कर सकते हो। ये 4 माइनस 6 माइनस 2 हो गया। देखो तो यहां पर ये वाला एलिमेंट जो है वो -2 है। कैलकुलेशन वगैरह चेक करते रहो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास। अब देखो अगर ये एलिमेंट हमें चाहिए तो ये क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, यानी कि A31 है, ये A31। तो A31 यहां पर क्या आएगा बोलो, A31, यानी कि i के जगह पे तुम यहां पर 3 पुट कर दो एंड माइनस j के जगह पे यहां पर 1 पुट करो, तो ये क्या है तुम्हारे पास 6 माइनस 3, ये तुम्हारा आ गया 3, यानी कि ये एलिमेंट क्या हो गया 3। उसी तरीके से अगर हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए तो ये क्या है तुम्हारा, देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी A32 है वो, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से करो 2 इंटू 3 माइनस ये तुम्हारा हो जाएगा 3 इंटू 2, तो ये तुम्हारा हो गया 6 माइनस 6 0। एक बार चेक करो A32 सही है, तो ये तुम्हारा हो गया 0, तो ये मैट्रिक्स हो गया। देखो तो कोई भी एक छोटा सा इस तरीके का तुम्हें फॉर्मूला दे सकते हैं। अब कहीं पर ऐसा हो जाए कि मान लो Aij को वो बोल दें कि भैया आप ऐसा कर लो, i माइनस j का होल क्यूब करो, कर सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बस i और j की वैल्यू पुट करनी है आपको और फिर उसके बाद आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था देखो बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस क्या हैं, उसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं, मैट्रिक्स को मतलब नाम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर कोई जनरल फॉर्मूला गिवन हो, और एड्रेस का लॉजिक, यानी कि ये वाली चीजें जो मैंने आपको बताई, तो ये चीजें बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स में आती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जैसे रो मैट्रिक्स होता है, तो रो मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बस एक रो हो, कॉलम जितने भी हो सकते हैं। तो जैसे देखो, जैसे मान लो 1 2 3, ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर है 1/3, तो नंबर ऑफ रोज 1 है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो जैसे अगर तुम ले लो यहां पर 5 8 9 4, तो ये तुम्हारा एक क्या है, रो मैट्रिक्स है क्योंकि यहां पर एक ही रो है और कॉलम है 4। समझ गए। उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स का मतलब हुआ वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, रो कितने भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि ये 1 2 ले लो, तो ये क्या है 2/1, यानी यहां पर कॉलम एक है, रो कितने भी हो सकते हैं। जैसे तुम एग्जांपल ले लो, अगर मैं लिख दूं 5 8 9, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि यहां पर रोज तो 3 है लेकिन कॉलम एक है, तो अगर कॉलम एक है तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, रो एक है तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, बस। ठीक है। और चीजें देखते हैं, जैसे अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर हो गया, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो गए। तो जैसे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर तुम एक एग्जांपल लो, जैसे 1 2 3 5, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होता है तो इसमें शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लिख दिया यानी ऑर्डर 2/2 हो गया। वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 हो सकता है, मान लो कुछ ऐसा हो गया। ये क्या है तुम्हारे पास, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर। अब इसको शॉर्ट में तुम लिख सकते हो ऑर्डर 3। अगर हम बोल रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 3/3 है, ऑटोमेटिक है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि वो रेक्टेंगुलर हो गया। ठीक है, यानी जैसे ये देख लो कि जैसे ये है,
तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पर बराबर नहीं हो गए, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, यानी कि ये 2/3 ऑर्डर का। या फिर तुम ले लो तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ये 2/4 ऑर्डर का हो गया। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद देखो, अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसमें ये वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, ये ऐसे वाले एलिमेंट्स या ऐसे वाले एलिमेंट्स, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल, तो डायगोनल तो दो होंगे ना भाई, एक डायगोनल ऐसे भी तो है, एक डायगोनल ये वाला भी तो, लेकिन हम ये वाले डायगोनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। यानी कि यहां पर है देखो 1 5 आ गया इस वाले के लिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, इस वाले के लिए क्या आ गया, 1 8 2 आ गया। अब तुम यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका एड्रेस अगर लिखो, जैसे इस मैट्रिक्स में 1 क्या है, क्या वो A11 है, ये क्या है, क्या ये A22 है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में जो रो और कॉलम का जो नंबर होगा वो बराबर होगा हमेशा। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में रो एंड कॉलम का जो नंबर होगा वो हमेशा ही बराबर होगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में। जैसे ये क्या है, देखो ये A11 है, A22 है, A33 है। तो A11 अगर यहां पर लिखा जाए तो वो 1 है, A22 अगर देखो यहां पर तो वो 8 है, और A33 देखो तो वो 2 है। तो ये बस बेसिक लॉजिक है, ठीक है। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, हालांकि वो पूछते ऐसे नहीं है, ट्रेस, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का, जैसे इसका ट्रेस हो जाएगा 1 + 5 6। सो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का सम करने पर उसका ट्रेस आ जाता है। जैसे यहां पर इसका ट्रेस है 1 + 8 + 2, 1 + 8 + 2, यानी ये तुम्हारा हो गया 11। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाए तो वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस आ जाता है। यानी जैसे इसका नाम अगर तुमने A कर दिया और अगर इसका नाम B है तो ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तुम्हारा हो गया जैसे ट्रेस ऑफ A, ऐसे लिखते हो। तो ट्रेस ऑफ A 6 है, सही है। ट्रेस ऑफ B जो है वो तुम्हारा 11 है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो तो ट्रेस आ जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये। आई होप दैट इज क्लियर। उसके बाद देखो आता है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, और फिर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स ले लो किसी भी ऑर्डर का, अगर उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए तो वो नल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, वो स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है, कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं। अब वो चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, हमें उससे मतलब नहीं है। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस का मतलब हुआ, मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों। अब डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे देखो, जैसे ये है, ये तुम्हारा क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं। डायगोनल तो ये है ना, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कैसे भी हों, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जैसे कि देखो, अगर मैं यहां पर ये ले लूं, ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो भी क्या हुआ, ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके जीरो हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, वो जीरो हो गए, या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स उसको बोलते हैं। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अगर कहीं पर लिखा हुआ देख लो तो समझ जाओ। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, या बोला जाए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स या फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, तुम बोलोगे सर क्या ये जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है? एक सेकेंड रुको, बिल्कुल है सर, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों है?
क्योंकि देखो इसका ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 है। अब डायगोनल एलिमेंट क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। डायगोनल एलिमेंट चाहे सारे 0 हो या कुछ 0 हो कुछ नॉन 0 हो, उससे हमें मतलब नहीं है। बस हम क्या बोल रहे हैं कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स या नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं तो वो मैट्रिक्स क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल एलिमेंट्स चाहे 0 हो या ना हो, चाहे सारे 0 हो सारे नॉन 0 हो या कुछ 0 हो कुछ नॉन 0 हो, उससे हमें मतलब नहीं, बस हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो कहने का यह मतलब है कि अगर एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, समझे, स्क्वायर नल मैट्रिक्स है ना ये, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। समझ गए, टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। चलो ठीक है, अब आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बेसिक है बहुत। तो भैया देखो, दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि देखना जरा कि अब तुम ये तो बोल नहीं सकते कि ये वाला मैट्रिक्स जो है भाई, ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल हो जाएगा, इसका कोई सेंस है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इनका ऑर्डर ही डिफरेंट है ना। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा और ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। यानी कि जैसे देखो, यानी कि अगर तुम यहां पर कह रहे हो पी, कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, रैंडम एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ये मान लो 1 2 3 4 के इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो कि ऑर्डर इक्वल है तो सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या है कि P जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, R जो है वो 2 के इक्वल होगा और S जो है वो 3 के इक्वल होगा और T जो है ये T है, ठीक है, T 4 के इक्वल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो ये देखो, ये इस पे 1 मार्क का एक क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आ गया तो, है ना, बेसिक है। जैसे ये, इसीलिए मैंने ये बेसिक सा क्वेश्चन यहां पर रख दिया है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी ये इसके इक्वल होना चाहिए, यानी 2a - 2 जो है ये -2 के इक्वल होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बोलो, a की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है सर, बिल्कुल। उसके बाद देखो ये इसके इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। देखो बार बार देखो मेरी कोशिश क्या है, एक सेकंड रुको, तो b की वैल्यू होगी -1। मैं क्या कह रहा था, बार बार मेरी कोशिश यही है कि मैं चीजों को बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं, वही बताऊं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, क्योंकि अब ज्यादा टाइम है नहीं। तो फालतू की चीजें, जैसे मैट्रिसेस में बहुत सारी चीजें होती है, फालतू नहीं बोल सकते उनको, मतलब रिलेवेंट एज पर योर ICSE ग्रेड 10 बोर्ड एग्जाम्स। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि बिल्कुल रिलेवेंट चीजें, बिल्कुल सटीक चीजें, और कोशिश ये भी कर रहा हूं कि सारी टाइप की चीजें कवर करूं जो तुम्हारे बोर्ड्स में है। ऐसा ना हो कि मैं एक सेशन ले लूं और उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो उसमें कवर ना हो पाए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए तुम जो भी सेशंस देखोगे, तुम फॉर 100% श्योर उसमें वो सारी चीजें आएंगी जो रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट दोनों है, ठीक है। रिलेवेंस एक अलग चीज है, इंपॉर्टेंस भी एक अलग चीज है, तो दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और कोई इधर उधर की बातें भी ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी ये इसके इक्वल, तो तुम बोल सकते हो क्या, C+3 इज इक्वल टू 1। तो तुम यहां से बोल सकते हो कि C की वैल्यू सर हो जाएगी -2, बिल्कुल हो जाएगी सर। उसके बाद देखो ये इसके इक्वल, यानी कि तुम बोल सकते हो कि 2 - D इज इक्वल टू 4, बिल्कुल सर, 2 - D इज इक्वल टू 4, यानी D की वैल्यू -2। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो, ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये मतलब होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। यानी कि जैसे देखो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर। देखो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4x4 ऑर्डर भी हो सकता है। तो जैसे देखो ऐसे हो जाएगा वो, है ना, ये देखो इसका देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 हैं। तो ये हो गए आइडेंटिटी मैट्रिसेस जिन्हें हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो कभी कभी I2 बोल दो,
3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो I3 बोल दो, 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो I4 बोल दो। वरना अगर जो भी क्वेश्चन है वो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आएगा तो वहां पर I से ही रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, I से ही रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हालांकि इस पे क्वेश्चन जो है नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी छोटी सी बात तुम सीख सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि अगर देखो एक मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स है मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज अगर निकालते हो तो ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है। तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि ये पहला रो जो है इसको कॉलम बनाओ, दूसरा रो जो है उसको भी कॉलम बनाओ, तो यही इसका ट्रांसपोज हो गया, बस और कुछ नहीं है। अब इसका ऑर्डर अगर 2/3 है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर 3/2 हो जाएगा, यही ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। और फिर अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा, यानी कि अगर हम A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो पहला रो है उसको कॉलम बना दोगे, दूसरा रो है उसको कॉलम बना दोगे, तीसरा रो है उसको भी कॉलम बना दोगे। तो तुम्हें क्या मिलेगा? अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो तुम्हें ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलेगा, हमेशा ऐसा ही होगा। तो ट्रांसपोज का यही लॉजिक है, बाकी इसमें और भी चीजें हैं वो नहीं है, ठीक है। तो और भी एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये कोई मैट्रिक्स बी है, इसके एलिमेंट्स है मान लो 1 2 3 5 6 8 9 4 2, सही है भाई। तो कुछ नहीं है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यानी पहला रो जो है उसको कॉलम बना दो 1 2 3, दूसरा रो जो है उसको भी कॉलम बना दो 5 6 8, तीसरा रो जो है उसको भी कॉलम बना दो 9 4 2। तो ये हो गया, ठीक है भाई। ऑर्डर जो है इंटरचेंज, वैसे यहां पर देखो ये तो 3/3 ही था ना, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोज का भी ऑर्डर 3/3 ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल है। बस तुम्हें यह देखना है कि इस रो को मैंने कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बनाया, रो को कॉलम बनाया, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यही होता है। आई होप दैट इज क्लियर। चलो और चीजें जल्दी जल्दी देखते हैं। अब जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करना है, तो ऐड करने का देखो तभी ऐड कर पाओगे जब ऑर्डर सेम हो। जब ऑर्डर सेम है ही नहीं तो तुम कैसे ऐड कर सकते हो? अब जैसे देखो, अगर मैंने बोल दिया कि भाई इन दोनों को ऐड करो, तो कोई सेंस ही नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तुम इसको इससे चलो ऐड कर दोगे, मान लो इसको इससे कर दोगे, इनका क्या करोगे, है ना। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब ऑर्डर सेम हो, दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, तभी उन दोनों को तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वरना उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैसे बहुत बेसिक सा कोई क्वेश्चन ले लो कि जैसे देखो कि अगर 1 2 3 4 है और तुम इसको ऐड कर रहे हो -2 -3 -5 और 6 से, तो क्या कर, अब देखो ऑर्डर सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, दिस प्लस दिस -1 हो जाएगा, दिस प्लस दिस -1 हो जाएगा, सही है, दिस प्लस दिस -2 हो जाएगा यहां पर, और दिस प्लस दिस यहां पर क्या हो जाएगा 10। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर तुम ऐड कर देते हो तो वही एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो जाता है, बस और कुछ नहीं है इसमें, यही समझना है। अब यहां पर एक सब्ट्रैक्शन बताने के पहले एक छोटी सी चीज है, वो तुम सीख लो तो ज्यादा हो जाएगा। वो जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट हो या फिर कोई ABCD के फॉर्म में कांस्टेंट हो, यानी कि कांस्टेंट्स अगर वहां पर हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना। जैसे देखो यहां पर कि अगर एक मैट्रिक्स A है, मान लो इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो अगर तुमसे कोई बोल रहा है कि -2/3A निकालो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि -2/3 विल बी मल्टीप्लाइड टू ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा -2/3 हो जाएगा। फिर इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो -4/3 हो जाएगा। फिर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करो तो -2 हो जाएगा, इसको अगर इससे करो तो -8/3। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तभी वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है, बस यही चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है कि मान लो एक मैट्रिक्स A है, देखना उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बिल्कुल है सर, और हमारे पास एक मैट्रिक्स B है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, हो सकता है ना। अब तुमसे बोला है सर कि
2a माइनस 3b बता दो, तो कौन सी बड़ी बात है? 2a माइनस 3b बताने का मतलब ये हुआ कि 2a देखो क्या है, इन सारे एलिमेंट्स में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 6 8 ये हो जाएगा। फिर प्लस इन सारे एलिमेंट्स में -3 मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा? -6, फिर देखो -9, फिर देखो -12, फिर देखो -15, ये हो गया। सही है। अब इनको ऐड कर दो, तो कौन सी बड़ी बात है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, तो देखो क्या आएगा? -4। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो तो आएगा -4, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो तो -5, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो तो -6, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो तो -7। तो ये हो गया 2a माइनस 3b। तो ये हो गया तुम्हारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। या फिर यहां पर जब अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आया तो तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से करते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है। सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसको इस तरीके से भी तो समझ सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे प्लस क्यों आया? देखो, इसको तुम 2a प्लस -3b भी तो बोल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2a माइनस 3b पूछ रहा है, मतलब 2a में -3b अगर ऐड कर देते हो, 2a में अगर तुम -3b ऐड कर देते हो, तो इसका मतलब ये 2a माइनस 3b ही है। तो पहले मैंने 2a निकाल लिया, फिर -3b ऐड निकाला और दोनों को ऐड कर दिया, तो यानी कि 2a माइनस 3b ही निकाल रहा हूं मैं, इसका ये मतलब है। सही है। चलो, अब एक क्वेश्चन ये वाला देखो, बेसिक क्वेश्चन कहीं पर भी तुम्हें दिख सकता है, कभी भी दिख सकता है। जैसे ये आपको गिवन है, अब तुमसे बोला यहां पर मैट्रिक्स x निकाल लो, तो कोई दिक्कत नहीं, एज एन इक्वेशन तुम इसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, एज एन इक्वेशन ट्रीट कर सकते हो। देखो, ये जीरो नहीं है, ये है नल मैट्रिक्स, कैपिटल O से दिखाएंगे, है ना। वो मैंने शायद यहां बताया नहीं था क्या? कोई बात नहीं है, नहीं भी बताया तो ऑब्वियसली तुम समझ जाओ। यानी नल मैट्रिक्स को कैपिटल O से दिखाते हैं, जीरो से नहीं दिखाओगे, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को जो नेम करते हो तो किसी लेटर से करते हो। ठीक है, तो कैपिटल O से दिखाओगे जीरो मैट्रिक्स को या नल मैट्रिक्स को। ठीक है, देखो, तो अगर ये वाला क्वेश्चन किया जाए तो इसमें कौन सी वो बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि देखो, अगर x निकालना है यहां पर, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -2a -b लिख सकते हो। सही है, क्योंकि अब देखो, ये जो नल मैट्रिक्स है उसमें इन चीजों को अगर ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नल मैट्रिक्स में, यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, उसको तुम अगर किसी नल मैट्रिक्स में ऐड कर दोगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगी, है ना। कोई दूसरा मैट्रिक्स वहां पर तो आएगा नहीं, तो 1 2 3 4 ही रहेगा वो। सही है, तो बस तुम्हें करना क्या है, -2a -b निकालना है। तो वो तुम माइनस, इसको इस तरीके से भी समझ लो कि तुम्हें -2a निकालना है प्लस -b कर देना है, ऐसे समझ लो। तो यानी यहां पर देखो, -2a क्या है, इन सारे एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 2 -4 -6 -8, ये आ गया। देखो, और फिर देखो वहां पर -b क्या आएगा, इन सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई करो, तो -3 2 -1 -5, ये हो गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो -1 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो -2 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो -7 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो -13 आएगा। बस ये देखो, हो गया। सही है, बस ये हो गया आपके लिए, बहुत आसान, कोई इसमें ट्विस्ट है ही नहीं। चलो, अब आता है, जैसे देखो, मैट्रिक्स इक्वेशंस कभी कभी तुम्हें दे देते हैं कि तुमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी बनाया होगा, तो उसी को यूज करके यहां पर तुम कर सकते हो। यानी कि वैसे देखो, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन तुम उन्हें ट्रीट कर सकते हो उस तरीके से करने के लिए। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, x प्लस वाई और x माइनस वाई है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो क्या होगा? देखो कि x प्लस x तो 2x हो जाएगा भाई, लेकिन प्लस y और माइनस y को ऐड करोगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी नल मैट्रिक्स आएगा, तो उसे लिखने की जरूरत यहां पर है नहीं। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? देखो, 5 + 3 8, 2 + 6 8, फिर उसके बाद 0 + 0 तो 0 ही होगा, और फिर 9 - 1 8, तो ये तुम्हारा
2 टाइम्स ऑफ द मैट्रिक्स आ गया। तो यहां पर मैट्रिक्स एक्स क्या आएगा बताओ? ये जो 2 है हर एक एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर दो, या फिर समझने के लिए तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सही है। तो यहां पर देखो ये क्या आएगा 4404, ये ऐसे हो गया, ये तुम्हारे पास आ गया मैट्रिक्स एक्स, ऐसे बोल सकते हो। अब तुम क्या कर सकते हो, यहां पर x को पुट कर दो, y यहां पर क्या है मैट्रिक्स y इज इक्वल टू, ये देखो 5209, 5209, यहां से अगर तुम x को सब्ट्रैक्ट करो तो मैट्रिक्स y निकल आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या है 5209, इससे x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यानी कि 4404, तो बताओ मैट्रिक्स y विल बी इक्वल टू, ये देखो 5 - 4 1 हो जाएगा, 2 - 4 -2 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, और 9 - 4 5 हो जाएगा। ये तुम्हारा मैट्रिक्स y हो गया। तो देखो इस तरीके से भी आप मैट्रिक्स इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद एक आता है एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। बचपन से ही तुमने पढ़ा है कि देखो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या, अगर कोई भी मैट्रिक्स लो उसमें नल मैट्रिक्स ऐड करो तो वही मैट्रिक्स मिलेगा, अभी जस्ट मैंने बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नल मैट्रिक्स जो हो गई वो एडिटिव आइडेंटिटी है। नल मैट्रिक्स क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। और एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स लो और उसका -a ले लो तो तुम्हें क्या, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी नल मैट्रिक्स विल बी देयर। तो इसका क्या बोलेंगे, मतलब कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो गए। सही हो गया। एक एग्जांपल से समझ लो कि कोई भी मैट्रिक्स ले लो 1 2 3 4, और उसमें तुम नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर को अगर ऐड कर दो, नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर को ऐड कर लो, तो भाई वही वाला मैट्रिक्स तो आ जाएगा 1 2 3 4। यानी कि नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी इसीलिए बोलते हैं, जब मैथ्स में सेम चीज आता है आंसर में तब वहां पर आइडेंटिटी वर्ड का यूज करते हैं, और एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ ऐड कर रहे हो। तो वैसे ही एडिटिव इनवर्स है, यानी कि अगर जैसे 1 2 3 4 ले लो और यहां पर तुम -1 -2 -3, या फिर मैं ऐसे लिख दूं समझाने के लिए, रुको ये फिर से 1 2 3 4 अगर लिखो और फिर यहां पर -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये भी तुम्हारा, ये तो इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1, तो बताओ क्या वही एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो एडिटिव इनवर्स को, यानी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है नेगेटिव इनवर्स, नेगेटिव। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है नेगेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। लेकिन मैट्रिसेस का डिवीजन नहीं होता, उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो उसका पढ़ेंगे नहीं। अब जो मेन चीज आपको सीखना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, जो बोर्ड का सिलेबस आपका है उसमें 2 by 2 मैट्रिसेस के वो क्वेश्चंस दे रहे हैं, लेकिन मैं 2-3 एग्जांपल से आपको बता दूंगा, बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं। बस आपको यह समझना है कि अगर एक मैट्रिक्स है, मान लो ये 3 by 2 ऑर्डर का है, और दूसरा मैट्रिक्स है मान लो कि 3 by 4 ऑर्डर का है, तो A by B तभी पॉसिबल होगा, A by B तभी पॉसिबल होगा जब अभी समझो, मैं सही से लिख देता हूं, A by B तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। मैं मेथड आपको बताऊंगा अभी मल्टीप्लाई करने का। तो A by B तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, तभी होगा, वरना मल्टीप्लाई तुम नहीं कर पाओगे। और आंसर में क्या आएगा, जो A by B मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा दिस थिंग, यानी इसका रो और इसका कॉलम 2 by 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। मैं समझा रहा हूं एग्जाम्पल से। जैसे देखो कि मेरे पास मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 3 है। अब मान लो मैं एक 3 by 2 ले लेता हूं, इस तरीके से, इसका ऑर्डर क्या है 3 by 2,
तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2/2। अब देखो कैसे करते हैं वो ध्यान में रखना। तो सबसे पहली चीज याद रखो कि ये साइन फिर ये साइन, यानी पहले रो फिर कॉलम। तो इसका फर्स्ट रो और फिर इसका फर्स्ट कॉलम। तो क्या करेंगे? 1 × 3 तुम्हारा 3 होएगा, प्लस 2 × 4 तुम्हारा 8 होएगा, प्लस 3 × 1 तुम्हारा 3 होगा। सही है? फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा? 1 × 2 तुम्हारा 2 होगा, प्लस 2 × 5 तुम्हारा 10 होएगा, प्लस 3 × 2 तुम्हारा 6 होगा। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा? मैंने पहले रो को इन दोनों कॉलम से कर दिया, अब मैं सेकंड रो को लूंगा और फर्स्ट कॉलम से करूंगा। तो 4 × 3 = 12 होगा, प्लस 5 × 4 = 20 होगा, प्लस 6 × 1 = 6 होगा। सही है? फिर उसी तरीके से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से हमें करना है। तो देखो 4 × 2 = 8 होगा, उसके बाद 5 × 5 = 25 होगा, उसके बाद 6 × 2 = 12 होगा। अब आंसर जो भी होगा वो तुम्हें ऐड करके देख लेना है। तो मैंने क्या बोला यहां पर? 1 2 3 4। क्या ये 2/2 मैट्रिक्स है? तो ऑटोमेटिकली देखो वही आएगा, ऑटोमेटिकली वही आएगा, तुम्हें उसमें रटना नहीं है। ठीक है? अब मान लो कि तुम एक और एग्जाम्पल ले लो। ठीक है? अब मान लो तुम ये कह दोगे कि चलो मैं एक ऐसा मैट्रिक्स ले लेता हूं, मान लो कि ये 1 2 3 है, इसका ऑर्डर क्या है? 1 3। अब तुम कहोगे मैं एक ऐसा मैट्रिक्स ले लेता हूं जिसके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 3 नहीं है, नंबर ऑफ रोज उसमें 3 नहीं है। तो मान लो ये 1 2 3 4 ले लिया, तो देखो क्या ये हो जाएगा? करके देखो, ये पहला रो है, ये पहला कॉलम है। तो देखो दिस इंटू दिस तो कर दोगे तो 1 होगा, प्लस 2 3 = 6। अब बताओ ये कहां जाएगा? ये किससे होगा? इसके लिए कुछ है यहां पर? कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि अगर इसका ऑर्डर 1/3 है तो तुम उसी मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो जिसमें 3/something हो, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन इसका कॉलम और इसके रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ये होना चाहिए हमेशा, तभी तुम मल्टीप्लाई कर पाओगे, नहीं तो होगा ही नहीं। तुम करके देख लो, जैसे मैंने तुम्हें दिखा दिया कि देखो दिस इंटू दिस तो कर दिया, प्लस दिस इंटू दिस कर दिया। अब ये किसके साथ जाएगा? उसके लिए है ही नहीं, इसके लिए जोड़ीदार है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो तुम नहीं कर सकते। समझ गए? तो इसीलिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो ये होता है। अब मैं तुम्हें और एग्जांपल दे देता हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, ताकि समझ में आए। तो जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 2 1 3, जान के छोटी वैल्यूज ले रहा हूं कि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो ये 3/3 है ना? अब मान लो इधर मैं ले लेता हूं 3/1 करके कुछ, ठीक है? या 3/2 ले लेता हूं, चलो 3/2 ले लेता हूं, यानी कि 3 रोज और 2 कॉलम्स ले लेता हूं। ठीक है भाई? देखो तो कुछ ऐसा ले लो, कुछ भी 4 5। ठीक है? अब देखो कैसे करना होता है। तो वही चीज है, ये देखो इस साइन को याद रखोगे तो हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो फिर फर्स्ट कॉलम। तो क्या होगा? 1 × 2 2 आ जाएगा, प्लस 2 × 1 भी 2 आ जाएगा, प्लस 3 4 = 12। सही है? उसके बाद फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा? 1 × 3 3 आ जाएगा सर, बिल्कुल आएगा, प्लस 2 2 = 4 बिल्कुल आएगा सर, प्लस 3 5 = 15 बिल्कुल आएगा सर। तो ये ध्यान से देखो। फिर क्या आएगा हमारे पास? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां पर क्या आएगा? 4 2 = 8 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। फिर यहां पर क्या आएगा? 5 1 = 5, फिर आएगा 6 4 = 24। सही है? उसी तरीके से क्या आएगा हमारे पास? सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसका मतलब क्या आएगा? 4 3 = 12 आएगा सर, बिल्कुल आएगा। फिर आएगा 5 2 = 10 बिल्कुल आएगा सर। फिर उसके बाद क्या आएगा? 6 5 = 30 बिल्कुल आएगा सर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा भाई? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां पर क्या होगा बताओ? 2 2 = 4, प्लस 1 × 1 = 1। फिर उसके बाद क्या आएगा भाई? 3 4 = 12। सही है?
उसके बाद देखो फिर वही चीज है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो यहां पर क्या आएगा 2 3 6, फिर उसके बाद आएगा +1 × 2 = 2, फिर +3 5 15। तो हो गया। अब देखो है ही नहीं कुछ, फिर से मैं आपको समझा देता हूं लॉजिक। देखो पहला रो लोगे फर्स्ट कॉलम से करोगे, फिर पहला रो लोगे सेकंड कॉलम से करोगे, तो ये दोनों आ गए। फिर सेकंड रो लोगे फर्स्ट कॉलम से करोगे, ये आएगा। सेकंड रो लोगे सेकंड कॉलम से करोगे, ये आएगा। फिर थर्ड रो लोगे फर्स्ट कॉलम से करोगे, ये आएगा। थर्ड रो लोगे सेकंड कॉलम से करोगे, ये आएगा। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, इट्स ऑल जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर तुम ज्यादा ऑर्डर के थोड़े बहुत कर लोगे तो जो एग्जाम में आएगा 2/2 वो तो बिल्कुल लल्लू होगा दोस्त, वो तो 2 मिनट में तुम कर दोगे, कुछ है ही नहीं उसमें। चलो उसके बाद देखो कुछ प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन की, वो तुम समझ जाओ, है ना। अब जैसे देखो इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, वो नंबर नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल हो। तुम कोई भी एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो, कोई भी 2 छोटे एग्जाम्पल ले लो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं ले लूं ऐसे 1 2 3 4 ले लिया भाई, और फिर मान लो मैंने ले लिया 1 0 2 0, ऐसे ले लो। छोटा एग्जाम्पल लोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो क्या ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 1 1 1 + 2 2 4 5 हो जाएगा। फिर देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 0 0 2 0 0, तो 0 ही आएगा। फिर देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 3 1 3 4 2 8, 8 + 3 11, फिर उसके बाद 3 0 0 4 0 0 0 हो गया। तो ये तुम्हारा क्या आ गया भाई, ए बी आ गया मान लो। अब मान लो मैं बी ए निकालता हूं, चलो यहां निकाल देता हूं। तो बी ए अगर मुझे निकालना है तो बी है क्या यहां पर, बी है तुम्हारे पास 1 0 2 0, और ए क्या है यहां पर बताओ, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। अब यहां पर देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या है 1 + 0 1 ही आ गया। फिर देखो 2 + 0 2 आ गया। फिर देखो 2 + 0 2 आ गया, सही लिख रहा हूं। फिर देखो 4 + 0 4 आ गया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल है, नहीं है ना। तो ये a × b है, ये b × a है, देखो डिफरेंट आ गया। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा, मेजरली कभी भी नहीं होगा, ज्यादातर केसेस में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव का मतलब अगर तुम a × b × c करना चाहते हो तो पहले अगर तुम ए बी करके सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर तुम बी सी करके ए से मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तो होगा। लेकिन अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव जो बचपन से करते हो उसमें डिफरेंस है मेरे भाई, यानी कि अगर तुम a × b + c करना चाहो तो देखना यहां पर कि ए बी, देखना यहां पर कि ये ए बी + ए सी होगा। लेकिन अगर उल्टा कर दो, यानी कि तुम इसको b + c से a कर दो, a से कर दो, तो क्या ये BA + CA नहीं आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये डिफरेंट है ना मेरे भाई, क्योंकि AB और BA इक्वल नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। उसी तरीके से देखो CA और AC भी इक्वल नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम A × B + C करें, इट इज नॉट सेम एज B + C × A। ऑर्डर चेंज करोगे तो डिफरेंट आएगा आंसर, समझ रहे हो बात। फिर एक चीज और देखो, अगर तुम्हारे पास लिखा है कि ए बी जो है वो नल मैट्रिक्स आ रहा है, ए बी जो है नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि यहां पे मैट्रिक्स ए जो है एक नल मैट्रिक्स है, या फिर मैट्रिक्स बी एक नल मैट्रिक्स है, या फिर दोनों ही नल मैट्रिक्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही नॉन नल मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, यानी दोनों ही ऐसे मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसमें जो नल नहीं है तब भी उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ सकता है। अब इसका एग्जांपल मुझे याद नहीं है, तुम कुछ भी आराम से सर्च कर सकते हो, इंटरनेट पे ही डाल दो। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जरूरी नहीं है कि अगर 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एक नल मैट्रिक्स आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो जाए या फिर दोनों ही नल मैट्रिक्स हो जाए। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि ऐसा ही होगा, समझ गए बात, कोई जरूरी नहीं है। तुम चाहे एग्जाम्पल सर्च कर लो। फिर उसके बाद यहां पर देखो, अगर ए बी = AC आ रहा है तो इसका जरूरी ये मतलब नहीं है कि तुम यहां पे बोल दो, अलजेब्रा लगा दो कि सर यहां पर AB - AC आ जाएगा
तो सर हम यहां पर ए कॉमन ले लेंगे और सर यहां पर बी माइनस सी बराबर नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैं बोल दूंगा सर कि या तो ए 0 हो जाए, या तो ए एक नल मैट्रिक्स आ जाए, या फिर बी माइनस सी एक नल मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि बी इज इक्वल टू सी आ जाए। दोस्त ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये हो जाए या ये हो जाए, क्योंकि वो सिंपल अलजेब्रा जैसा काम नहीं करेगा, समझे कि नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि ए एक नल मैट्रिक्स हो जाए या बी और सी इक्वल हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। तुम एग्जांपल्स देख लो। यानी ऐसा भी हो सकता है कि ए का मल्टीप्लिकेशन किसी और मैट्रिक्स के साथ करो और ए का मल्टीप्लिकेशन किसी और तीसरे मैट्रिक्स के साथ कर दो, तब भी ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाए। इसका एग्जाम्पल तुम ढूंढ लो, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। समझ गए दोस्त। उसके बाद देखो ये तो होगा, अगर तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब वो सेम मैट्रिक्स आएगा। देखो सेम मैट्रिक्स आएगा। अब इसका तुम छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें यहीं पर दिखा देता हूं, सुनना। जैसे 5 6 7 8 ले लिया या ऐसे ले लिया। अब ये इसका 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होगा, ये तो समझ ही रहे होगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखो 5 फिर 0 तो 5 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये देखो 0 और फिर 6 आ गया। फिर यहां पर देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां पे 8 और ये 0 तो 8 आ गया। फिर यहां पर देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये तो 0 और फिर यहां पे 7 आ गया। बताओ सेम मैट्रिक्स आया कि नहीं आया। तो ये और ये सेम आया कि नहीं आया। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स आएगा, ये तो पक्की बात है, इसमें गलत हो ही नहीं सकता। ऑर्डर भी चेंज कर दोगे तो भी आएगा, यानी कि 1 0 0 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स कौन सा था 5 6 8 7, तो भी सेम मैट्रिक्स आएगा, पक्की बात है। करके देख लो तुम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, तो ये 5 है ये 0 है, तो 5 तो आ ही रहा है। ये देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये देखो 6 0 तो 6 आ ही रहा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये देखो 0 और 8 आ ही रहा है। फिर उसी तरीके से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ले लो, तो फिर 0 और 7, तो देखो 7 भी आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ऑर्डर भी चेंज करोगे, यानी कहने का मतलब है कि ए आई कर लो या आई ए कर लो, वही मैट्रिक्स आएगा। तो ये तो होगा ही, क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। आइडेंटिटी का मतलब ही मैंने आपको बताया था कि सेम मैट्रिक्स आ जाना चाहिए आंसर में। आइडेंटिटी का मतलब ही वही होता है मैथ में, जब सेम चीज आ जाए आंसर में, ठीक है। तो एक सेकंड, कहां गया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर नल मैट्रिक्स ही आएगा, ये भी मैंने बताया था आपको। रुको मैं दोबारा लिखना नहीं चाहता हूं, लेकिन नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके दिखाया था क्या, अभी नहीं दिखाया था शायद। चलो तो वो कर लो, एक एग्जांपल ले लो, कोई सी बड़ी बात नहीं है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स ले लो, देखो 1 2 3 4 ले लो। इसको अगर तुम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई नली मैट्रिक्स आएगा ना। देखो ये इससे करो 0, ये इससे करो 0, फिर ये इससे करो और ये इससे करो 0, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 0 और फिर 0 ही आ रहा पूरे में, ये इससे करो और ये इससे करो 0 ही आएगा। तो नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोस्त 0 ही आएगा ना भाई, 0 ही आएगा। अब चाहे तुम इस तरीके से कर लो, AO करो या OA करो, ऑर्डर चेंज भी करोगे तब भी 0 ही आएगा। 0 आएगा मतलब नल मैट्रिक्स आएगा, 0 कुछ नहीं होता। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि तुम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक नंबर आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा भाई। 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगा आंसर में, इसीलिए 0 बोलोगे तो गलत हो जाएगा, नल मैट्रिक्स आएगा वो, ठीक है। तो फॉर 2 मैट्रिसेस इफ ए बी एग्जिस्ट देन बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ये तो हमने देख ही लिया। देखो अब जैसे सिंपल सी बात है, देखो ए जो है मान लो ये 2 by 3 है और बी जो है ये मान लो 3 by 4 ऑर्डर का है। तो अगर ए बी यहां पे करोगे तो ए बी 2 by 4 ऑर्डर का आएगा, ये तो समझ ही रहे हो तुम। लेकिन अगर तुम यहीं पर देखो बी यहां पर 3 4 हो जाएगा और ए जो है 2 3 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम अगर यहां पर बी ए निकालोगे ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहां पर बी ए पॉसिबल ही नहीं है, ए बी पॉसिबल है। तो एक तो हो गया कि ए बी इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू बी ए, और दूसरी बात यह भी हो गई कि ए बी अगर पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि बी ए पॉसिबल भी हो जाए, पॉसिबल भी ना हो ये भी हो सकता है।
ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें दे दिया मैंने, ऑर्डर ही को लेकर सोच लो ना, तुम्हें मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, तुम अगर ऑर्डर को भी लेकर सोच लोगे तो हो जाएगा। चलो अब एक आधा क्वेश्चन करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे ये है, देखो कि अगर यहां पर एक मैट्रिक्स ए है और यहां पर लिखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा अल्फा, तो तुमसे बोला ये अल्फा प्लस बीटा निकाल दो भाई, तो कौन सी बड़ी बात है। अभी यहां पर देखो अल्फा ए स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, तो मैट्रिक्स ए देखो यहां पर ये है ए बी बी ए, तो ए का स्क्वायर क्या होगा, ए बी बी ए होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए, यानी 2ab हो जाएगा, बोलो। उसी तरीके से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अगर यहां पर करते हो तो ये देखो बी ए प्लस ए बी, यानी 2ab ही होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर तुम यहां पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करते हो तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहो, बात बराबर है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो ये लिखा हुआ है कि दिस थिंग इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड बीटा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा अल्फा के इक्वल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से देखो बीटा जो है वो 2 अल्फा 2ab के इक्वल होगा, क्योंकि दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर। तो यहां पर देखो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर हो गया a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, सीधा सीधा क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए तो कोई हैरानी वाली परेशानी वाली बात नहीं है। चलो अब देखो एक क्वेश्चन ये अगर पूछ लिया जाए कि एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, तुमसे बोला a माइनस आई a माइनस 2i बताओ, तो करते हैं इसको। तो यहां पर i देखो क्या है, i तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है, आपको समझना है, तो 1 0 0 1 हो जाएगा। तो यहां से बताओ कि a माइनस आई क्या होगा, a माइनस आई, तो -1 -1 -2, इसमें ध्यान से करो, 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, फिर 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, फिर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, ये दिमाग से इसको करो। फिर उसके जगह पे फिर देखो करते हैं -2i क्या होगा, -2i, इसमें -2 मल्टीप्लाई करो तो -2 0 0 -2, ठीक है। तो यहां पर a -2i क्या आएगा बताओ, a -2i चाहिए हमें, तो a -2i मैंने निकाल लिया, तो मैं क्या करता हूं कि a -2i निकालूं या फिर a में 2i ऐड करूं, तो ये मैंने पहले भी बताया है, इस तरीके से सोचने से थोड़ा सा सही रहता है ना। तो इसका मतलब देखो -1 -2 -3 हो जाएगा भाई, बिल्कुल होगा। ये देखो 3 और 0 3 हो जाएगा, बिल्कुल होगा सर। फिर देखो ये 4 और 0 4 होगा, बिल्कुल होगा सर। फिर देखो ये 5 और -2 3 होगा, बिल्कुल होगा सर। अब मसला हमें क्या है कि यहां पर a माइनस आई और a माइनस 2i करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है यहां पर। तो कैसे होगा बताओ, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो देखो ये आएगा तुम्हारा -2 -3 +6 और 3 4 12, तो 6 और 12 18 है, कैलकुलेशन चेक करो। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये देखो क्या आएगा -6 +9, तो तुम्हारा आएगा 3। तो उसके बाद देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये देखो 4 इंटू -3 -12 +16, तो तुम्हारा आ रहा है 4, चेक कर लो। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये देखो क्या आएगा 4 3 12 4 3 12 24। अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो यही आंसर होना चाहिए, चेक कर सकते हो तुम, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए बोल देता हूं कि ऑब्वियसली कुछ एक दो थोड़ा बहुत तो मिस्टेक इंसान कैलकुलेशन में कर ही सकता है, लेकिन मेथड यही है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन ये वाला भी आ जाता है प्रूव करने के लिए कि जैसे ये मैट्रिक्स तुम्हारे पास गिवन है, अब तुम्हें प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 7i जो है वो तुम्हारा एक नल मैट्रिक्स है। तो जल्दी से करो, a स्क्वायर निकालो पहले। a स्क्वायर यहां पर क्या होगा देखो
-3 5 2 -1, फिर यहां पर देखो -3 5 2 -1। ये अगर जल्दी से तुम इसको कर लो तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये देखो 9 + 10 19, ध्यान से करो। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -15 और फिर ये है -5, -15 -5 जो है -20 हो गया, ठीक है। फिर देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये देखो -6 और -2 -8 हो गया। फिर ये देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये देखो 2 5 10 और 1 11 हो गया, सही है, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो 4a अगर निकाला जाए, यहां पर 4a क्या होगा, इन सारे एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करो तो -12 20, फिर यहां पर 8, फिर यहां पर आएगा -4। फिर अब देखो अगर -7i निकालें, तो देखो i तो आपको पता है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो अगर तुम -7i निकालो यहां पर तो क्या आएगा, दैट विल बी -7 0 -7, ये हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, a² + 4a - 7i करना है। ये देखो क्या आता है, तो यानी a² हमारे पास ये है, 4a ये है और -7i ये है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो तो देखो 19 - 12 क्या होता है, 7 और -7 0, ठीक है। उसके बाद देखो -20 + 20 0 होता है, 0 + 0 देखो 0 होता है। उसके बाद देखो -8 + 8 0 + 0 0 होता है। उसके बाद देखो 11 - 4 7 होता है, -7 0। तो बताओ क्या हमने प्रूव कर दिया कि a² + 4a - 7i यहां पर एक नल मैट्रिक्स है। तो बहुत ही प्रोबेबल टाइप के क्वेश्चंस हैं ये, और बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो दैट्स ऑल वी नीडेड टू डिस्कस ओवर हियर गाइस ऑन द इन्फिनिटी लर्न ICSE channel. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and don't forget to subscribe to the Telegram channel as well, because whatever is being discussed in these videos, you can get the updates and all that on that channel. तो that's all we needed to discuss guys. मैंने कोशिश किया कि सारी चीजों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं और सारे ही रेलेवेंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उसमें इंक्लूड करूं। I am Misbah, your maths educator. We'll meet in the next video with the next topic. Bye bye guys. Take care everybody.